हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आलोक इकोनॉमिक्स क्लासेस में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज का जो टॉपिक है वो है एमसीक्यू का। ठीक है, तो हम लोग लॉज ऑफ रिटर्न्स और रिटर्न्स टू अ फैक्टर एंड रिटर्न्स टू स्केल का एमसीक्यू पूरा देखेंगे चैप्टर का। ठीक, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, लॉज ऑफ रिटर्न्स एंड रिटर्न्स टू फैक्टर एंड रिटर्न्स टू स्केल अगर आपने नहीं पढ़ा है चैप्टर को, तो इसको मैंने पढ़ाया हुआ है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको, प्लेलिस्ट का। तो आप लोग वहाँ पर जाकर उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें मैंने जितने इस चैप्टर के टॉपिक्स हैं सबको कवर किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। ठीक है, उसका मीनिंग वगैरह, फार्मूला वगैरह भी है। ठीक, शॉर्ट रन लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, कितने टाइप्स के आपके प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं, वेरिएशन ऑफ आउटपुट क्या हो जाता है शॉर्ट रन में, रिटर्न्स टू अ फैक्टर का। ठीक, टोटल एवरेज एंड मार्जिन ऑफ प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, टेबल के थ्रू मैंने समझाया हुआ है। आपका रिलेशन बिटवीन मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट ये क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट ये क्या होता है। ठीक, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है, वो भी मैंने बताया हुआ है। ठीक, आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का इलस्ट्रेशन अजम्पशंस भी है। ठीक, जिसको मैंने टेबल के थ्रू और ग्राफ के थ्रू समझाया हुआ है। ठीक, आप लोग उसको चेक कर सकते हैं। और आपका कितने तरह के स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन है वो भी मैंने बताया हुआ है। और वेरिएशन ऑफ आउटपुट क्या होता है लॉन्ग रन में रिटर्न्स टू स्केल का, वो भी मैंने बताया हुआ है, तो आप लोग उसको भी चेक करिए। और कॉजेज़ क्या होते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल के, वो भी आप लोग चेक करिए। और आपका कंपैरिजन भी मैंने बताया हुआ है रिटर्न्स टू स्केल और लॉ वेरिएबल का प्रोपोर्शन का। ठीक है, तो आप लोग उसको देखिए, जिसका आपको तो प्लेलिस्ट मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में वीडियो के। और उन सब के लेक्चर्स के आपको जो नोट्स हैं, जिसको पीडीएफ बोलते हैं, वो सब आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इंस्टाग्राम का भी दे दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करके सारे पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर लीजिए। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जहाँ भी आप चाहें आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई आपका सजेशंस है, कोई किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं या कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आया तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। ठीक है, फिलहाल तो आज हम लोग इसको बात करते हैं एमसीक्यू का, तो इसको देखते हैं हम लोग। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो पहला देखिए क्या होता है, पहला क्या कह रहा है। पहला जो क्वेश्चन है आपका, अ स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज नोन एज, क्या बोलते हैं। पहला है आपका थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, थ्योरी ऑफ टैक्सेशन या थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, क्या बोला जाता है। तो आप बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर 1, ये आपका सही है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, अ स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज व्हाट वी कॉल एज। तो जो रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का रिलेशनशिप है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। थ्योरी ऑफ कॉस्ट, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ टैक्सेशन या थ्योरी ऑफ रेंट। तो दूसरे वाले का कौन सा ऑप्शन सही है ये आप बताइए, क्या होगा इसका आंसर दूसरे नंबर क्वेश्चन का। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स थ्योरी ऑफ कॉस्ट्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तीसरा देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, जो फंक्शनल रिलेशनशिप है आपका इनपुट और आउटपुट का, उसको क्या रिफर किया जाता है। इन्वेस्टमेंट फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन या फिर एक्सपेंडिचर फंक्शन। तो आप बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर 2, प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 पर पढ़ते हैं, what shows the maximum quantity of a commodity that can be produced per unit of time with the given amount of inputs when the best production technique available is used। तो ऑप्शंस हैं आपके इन्वेस्टमेंट फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन
क्या ऑप्शन होगा इसका सही? क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स आपका प्रोडक्शन फंक्शन, ऑप्शन नंबर 3। अब 5th देखते हैं। इन द फॉर्म ऑफ एन अलजेब्रिक इक्वेशन द प्रोडक्शन फंक्शन फॉर अ गुड मे बी एक्सप्रेस्ड एज। तो अलजेब्रिक इक्वेशन में अगर हम प्रोडक्शन फंक्शन को एक्सप्रेस करें तो वो कैसे एक्सप्रेस होगा? आपके चार चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, देखिए। क्यू एक्स इज इक्वल टू एफ, ब्रैकेट में दिया है आपका F1 F2 Fn, ठीक। दूसरा है आपका क्यू एक्स इज इक्वल टू एफ X1 X2 और Xn। क्यू एक्स इज इक्वल टू एफ F1 F2 डॉट डॉट ब्रैकेट क्लोज्ड, क्यू एक्स एफ F1 फिर F2। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 5 का? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स पहला वाला, ठीक है। पहला वाला आपका जो है वो सही है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इफ़ वी अज्यूम दैट देयर आर ओनली टू इनपुट्स, लेबर और कैपिटल। मान लीजिए दो ही इनपुट है, लेबर और कैपिटल। लेबर को एल से डिनोट किया गया है और कैपिटल को के से डिनोट किया गया है, इसी से डिनोट किया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। देन द सिंपल प्रोडक्शन फंक्शन कैन बी स्टेटेड एज। तो जो सिंपल प्रोडक्शन फंक्शन होगा वो क्या होगा? पहला आपका ऑप्शन देखिए क्या है, क्यू एक्स इज इक्वल टू एफ के एल, ठीक। क्यू वाई इज इक्वल टू एफ के एल, क्यू वाई इज इक्वल टू एफ के एल के, या फिर क्यू एक्स इज इक्वल टू एफ एल के। तो बताइए क्या ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 6 का? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स आपका 4th वाला ऑप्शन जो है सही है, क्यू एक्स इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट में एल और के, एल फॉर आपका लेबर, के फॉर आपका कैपिटल, ठीक। अब ऑप्शन नंबर 7 देखते हैं। refers to the period of time over which the amount of one of some inputs called the fixed factors cannot be changed, ठीक। ऑप्शन है आपके लॉन्ग रन, शॉर्ट रन, वेरी शॉर्ट रन या वेरी लॉन्ग रन। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए फ्रेंड्स। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स शॉर्ट रन, ऑप्शन नंबर 2, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। An increase in output in the short run can be brought about by increasing those inputs that can be varied, known as, क्या बोलते हैं उसको? वेरिएबल इनपुट्स, टोटल इनपुट्स, या फिर वन और टू दोनों, या फिर नन ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स वेरिएबल इनपुट्स, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। What is defined as the time period during which all factors of production can be varied? ये कैन होगा फ्रेंड्स, ठीक है। ऑप्शन है आपके लॉन्ग रन, शॉर्ट रन, प्रोडक्शन फंक्शन, या फिर 1 और 2 होगा, ठीक। तो 9th का आंसर बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स लॉन्ग रन, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। refers to a situation when only one input is variable and all other inputs are assumed to be constant। तो यानी सिर्फ एक ही इनपुट आपके वेरिएबल है, मतलब मूवेबल है, ठीक, और बाकी जो है आपके वो कांस्टेंट है, ठीक। तो क्या होगा इसका? लॉन्ग रन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। 4 ऑप्शन हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, ऑप्शन नंबर 3, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल इनपुट्स, जिसका हम लोग लेबर एग्जांपल ले रहे हैं, एंड आउटपुट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको? 4 ऑप्शन हैं आपके। पहला है आपका लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, वेरी शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, या फिर आपका शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। बताइए इन 4 ऑप्शन जो ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, उसमें से कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 11, तो इसमें आपका होगा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। द बिहेवियर ऑफ आउटपुट व्हेन ओनली वन इनपुट इज चेंज्ड एंड अदर इनपुट्स आर फिक्स्ड इज टर्म्ड एज, क्या बोलते हैं? रिटर्न्स टू स्केल, रिटर्न्स टू अ स्केल, रिटर्न्स टू अ फैक्टर,
प्रोडक्शन फंक्शन या ऑल ऑफ दी अबव। चार ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन आपका सही है वो बताइए। क्वेश्चन नंबर 12। तो इसका होगा आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, इसका होगा ऑप्शन नंबर 2, रिटर्न्स टू अ फैक्टर। ठीक, अब 13th की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ। किसका सब्जेक्ट मैटर है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन? ऑप्शन है आपके लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, लॉ ऑफ स्केल या शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। बताइए क्वेश्चन नंबर 13 कौन सा ऑप्शन सही है आपका? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स ऑल्सो नेम्ड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है। जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो लोग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को और किस नाम से बुलाते थे? ऑप्शन हैं आपके प्रोडक्शन फंक्शन, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, लॉज ऑफ रिटर्न्स, रिटर्न्स टू अ फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, लॉज ऑफ रिटर्न्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इन शॉर्ट रन डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ द वेरिएबल फैक्टर आर अप्लाइड टू अ गिवन क्वांटिटी ऑफ। ठीक, बताइए क्या होगा आंसर? ऑप्शन है आपके फिक्स्ड फैक्टर, रिटर्न्स टू अ फैक्टर, रिटर्न्स टू स्केल या नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 15 कौन सा ऑप्शन सही है आपका? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फिक्स्ड फैक्टर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। हाउ आउटपुट वेरीज एज वी अप्लाई मोर ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर on the given quantity of a fixed factor can be looked at in 3 different ways। बताइए इसका आंसर बताइए। टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। दूसरा ऑप्शन है शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, वेरी लॉन्ग प्रोडक्शन फंक्शन या पहला और दूसरा दोनों। बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 का आपका पहला वाला सही है। ठीक है, 17 देखते हैं। refers to a situation refers to the total amount of a commodity produced during some period of time by combining a particular quantity of a variable factor with the fixed factor। ऑप्शंस हैं आपके मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट और टोटल फिजिकल प्रोडक्ट और टोटल रिटर्न्स। बताइए क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें 3 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 17, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, टोटल प्रोडक्ट और टोटल फिजिकल प्रोडक्ट या फिर टोटल रिटर्न्स। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। refers to the आउटपुट पर यूनिट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर। ऑप्शन है आपके एवरेज प्रोडक्ट, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, एवरेज रिटर्न्स या ऑल ऑफ द अबव। बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा? इसका होगा फ्रेंड्स आपका ऑल ऑफ द अबव, यानी ये चारों सही, तीनों सही है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। विच वन इज द करेक्ट फार्मूला फॉर एवरेज प्रोडक्ट और एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट? अगर आपने पढ़ा है तो आप बता देंगे कौन सा है करेक्ट फार्मूला। API इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 19, APL इज इक्वल टू TPL अपॉन L, AP इज इक्वल टू TP अपॉन L, AL इज इक्वल टू TP अपॉन P या फिर 1 और 2 दोनों। ठीक है, तो अब बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये होगा आपका पहला वाला सही है। ठीक है, इसको आप लोग इस तरह से लिखिएगा, APL इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्योंकि जगह नहीं है, TPL अपॉन L ब्रैकेट क्लोज्ड, ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक, आगे बढ़ते हैं, 20 देखते हैं। डिफाइंड एज द चेंज इन टोटल प्रोडक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम वन एडिशनल यूनिट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर। ऑप्शन है आपके मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, मार्जिनल रिटर्न्स या ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑल ऑफ द अबव, सारे सही हैं। ठीक है, 21 देखते हैं।
विच वन इज़ द करेक्ट फार्मूला फॉर मार्जिनल प्रोडक्ट। अब 21 का करेक्ट फार्मूला मार्जिनल प्रोडक्ट का क्या होगा बताइए। एम पी एल इज इक्वल टू टी पी अपॉन एल। एम पी एल इज इक्वल टू डेल्टा टी पी अपॉन डेल्टा एल। एम पी एल इज इक्वल टू टी पी अपॉन एल, या फिर नन ऑफ दी अबव। बताइए 21 का क्या आंसर सही होगा। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स आपका दूसरा। ठीक है, कैसे आप लोग लिखेंगे, एम पी एल इज इक्वल टू डेल्टा टी पी अपॉन डेल्टा एल ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक, अब 22 देखते हैं। व्हेन एम पी इज ग्रेटर देन ए पी दिस मीन्स दैट ए पी इज फॉलिंग, राइजिंग, कांस्टेंट या ऑल ऑफ दी अबव। क्या होगा 22 का आंसर बताइए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स राइजिंग, एम पी बढ़ रहा है। ठीक, अब 22 देखते हैं। व्हेन एम पी इज इक्वल टू ए पी दिस मीन्स दैट ए पी इज कांस्टेंट, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग या नन ऑफ दी अबव। 23 का आंसर बताइए। इसका मतलब हो जाएगा आपका ये ऑप्शन 1 सही है, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, अब 24 देखते हैं। व्हेन एम पी इज लेस देन ए पी, यानी ए पी आपका ज़्यादा है, दिस मीन्स दैट ए पी इज कांस्टेंट, राइजिंग, फॉलिंग, नन ऑफ दी अबव। 24 का आंसर बताइए क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स थर्ड, फॉलिंग। ठीक, अब 25 देखते हैं। सो लॉन्ग एज एम पी कर्व लाइज अबव द ए पी कर्व इज नेगेटिवली स्लोपिंग कर्व, पॉजिटिवली स्लोपिंग कर्व, 1 and 2 बोथ या नन ऑफ दी अबव। बताइए 25 का आंसर कौन सा ऑप्शन सही है आपका। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स पॉजिटिवली स्लोपिंग कर्व। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। When MP curve intersect AP curve, this is the maximum point of the AP curve where AP is at maximum, minimum, ये मिनिमम, मैक्सिमम, कांस्टेंट या फिर ऑल ऑफ दी अबव। 26 का आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सेकंड, मैक्सिमम। ठीक, अब 27 देखते हैं। When AP curve lies below the AP curve, the AP curve when MP curve lies below the AP curve slopes डाउनवर्ड, अपवर्ड, कांस्टेंट या फिर नन ऑफ दी अबव। 27 का आंसर बताइए। 27 का इसका आंसर होगा फ्रेंड्स डाउनवर्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हेन टीपी इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, डिक्रीजेज, रिमेन्स कांस्टेंट, इंक्रीजेज, रिमेन्स अनचेंज्ड। इसका आंसर बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। 1 मिनट का टाइम देता हूँ, आप लोग इसको सोचिए इसका आंसर। बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 28। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, इंक्रीजेज। ठीक, अब 29 देखते हैं। वाइल टीपी इंक्रीजेज एट अ डिमिनिशिंग रेट, एमपी क्या होता है, यानी मार्जिनल प्रोडक्ट आपका क्या होता है, इंक्रीजेज हो जाता है, रिमेन्स कांस्टेंट, डिक्लाइन या ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 29। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स आपका थर्ड, डिक्लाइन हो जाता है। ठीक है, डिक्लाइंस। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। व्हेन टोटल प्रोडक्ट रीचेज इट्स मैक्सिमम मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम्स कांस्टेंट, 0, 1 and 2 या फिर नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 30, इसका आंसर होगा फ्रेंड्स आपका 0, ऑप्शन दूसरा आपका सही है। ठीक है, 31 देखते हैं। व्हेन टीपी बिगिंस टू डिक्लाइन एमपी बिकम्स नेगेटिव, पॉजिटिव, 1 and 2 बोथ या फिर नन ऑफ द अबव। 31 का क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका पहला, नेगेटिव। ठीक, 32 देखते हैं। रिफर्स टू अ सिचुएशन इन विच ईच एडिशनल यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर एड्स मोर एंड मोर टू द टोटल आउटपुट। ऑप्शन है आपके डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर या फिर नन ऑफ द अबव। बताइए क्वेश्चन नंबर 32 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है।
क्वेश्चन नंबर 32, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सेकेंड, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। ठीक है, 33 देखते हैं। refers to a situation in which additional unit of a variable factor adds the same amount of output। और ऑप्शन से आपके कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, या फिर नन ऑफ द अबव। 33 का आंसर बताइए क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर। 34 देखते हैं क्वेश्चन। refers to a situation in which each additional unit of a variable factor adds lesser and lesser amount of output। इसको एडिशनल कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन से आपके इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, कांस्टेंट रिटर्न्स टू फैक्टर 1 एंड 2, या फिर डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। 34 का बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। ठीक, 35 देखते हैं। The variations in output that results from applying quantities of a variable factor to the quantity of a fixed factor are summed up in the form of a hypothesis or law known as, क्या बोलते हैं उसको, लॉ ऑफ रिटर्न, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, या फिर इनमें से कोई नहीं। 35 का आंसर बताइए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज एन एक्सटेंशन ऑफ व्हाट पॉपुलरली नोन एज। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन किसका एक्सटेंशन है आपका, ऑप्शन है आपके लॉ ऑफ रिटर्न्स, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, नन ऑफ द अबव। तो 36 का बताइए क्या होगा आंसर। इसका होगा दूसरा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स का ये एक्सटेंशन है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। States that as more and more units of a variable factor are applied to the given quantity of a fixed factor, the total product may increase at an increasing rate initially, but eventually it will increase at a diminishing rate। ऑप्शन है आपके लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न्स, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। क्वेश्चन नंबर 37, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स आपका पहला वाला सही है, 37 का लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब 38 देखते हैं। ब्रैकेट में देखिए किसी का स्टेटमेंट है, एन इंक्रीज इन सम आउट इनपुट रिलेटिव टू अदर फिक्स्ड इनपुट विल इन अ गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी cause output to increase at an increasing rate, but after a point the extra output resulting from the same additions of extra input will become less and less। This statement is said by which economist। कौन से इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, मार्शल ने दिया है या फिर सैमुअल्सन ने दिया है, बताइए। तो इसको दिया है फ्रेंड्स सैमुअल्सन ने। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लेक्चर ख़त्म होता है। ये आपके सारे आंसर्स के आंसर दिए हुए हैं क्वेश्चंस के, तो आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जैसे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये था आपका आज का एमसीक्यू, पूरा टोटल एमसीक्यू था। और इसको अगर आपको चैप्टर को पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिएगा, मैं लिंक में दे दूँगा प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में। और इसका नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, और बाकी जितने सारे वीडियोस के लेक्चर्स हैं सबके आपको नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेंगे। आप लोग उसको ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक। और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करिए। और फिर मैं एक बार आपको बता दूं, अगर आपका कोई टॉपिक नहीं समझ में आया है, या किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, या कोई सजेशन आप मुझे देना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे दे सकते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर ही आपका एमसीक्यू ख़त्म होता है। फिर अगले वीडियो में हम लोग किसी और नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए फिर मिलते हैं। थैंक यू।